नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेशन पर तक के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, आज तारीख है 9 जुलाई और इस 9 जुलाई को यानी आज के दिन पटना के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलने वाला है। साथियों, कुछ दिन पहले ही आपने जाना होगा, देखा होगा कि मनीष वर्मा जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के ज्वाइन करने वाले हैं। आईएएस अधिकारी रहे हैं, 2000 बैच के ओडिशा कैडेट के आईएएस अधिकारी रहे हैं। काफ़ी तेज तरार आईएएस अधिकारी हैं, ओडिशा में जाने जाते हैं। 12 साल की सेवा उन्होंने ओडिशा के भीतर दी। उसके बाद इंटर स्टेट डेपुटेशन पर 5 साल के लिए वो बिहार आते हैं, और जब बिहार आते हैं, ओडिशा कैडेट में रहते हुए बिहार आते हैं डेपुटेशन पे, उसके बाद पूर्णिया और पटना में वो डीएम भी बनाए गए, जिला अधिकारी भी बारी बारी से बने। उसके बाद कुछ और बिहार सरकार की जिम्मेदारियां संभाले। 5 साल के इंटर स्टेट डिप्यूटेशन को पूरा होने के बाद 1 साल का एक्सटेंशन उनको बिहार में और मिलता है। 1 साल बिहार में वो स्टे कर सकते हैं। वो 1 साल बिहार रुके रहे, लेकिन यूपीएससी का जो नियम होता है, डीओपीटी का जो नियम होता है, उस नियम के दायरे में आप एक कैडर में होते हुए या तो कैडर चेंज करा करके दूसरे कैडर में जा सकते, और कैडर चेंज कराने की प्रक्रिया सबको पता है। तो कोई खतरा हो या शादी विवाह की वजह से कोई दिक्कतें हो या फिर स्वास्थ्य संबंधित कोई ऐसी समस्याएं हो, वो सारी चीज़ें थी नहीं, वो क्राइटेरिया फिट होता नहीं था मनीष वर्मा के साथ। उसके बाद 2018 के भीतर नीतीश कुमार के द्वारा इनको बिहार राज्य आपदा प्रबंधन में नियुक्त किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री का आंतरिक परामर्श भी बनाया गया। मतलब इस सब होने से पहले यानी ओडिशा जाने से बचने का जब कोई रास्ता नहीं था, तो ऐसे में मनीष वर्मा ने नौकरी छोड़ना कबूल किया, वीआरएस ले लिया, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले लिया आईएएस अधिकारी से। आईएएस बनना एक सपना होता है लोगों का, बहुत सारे लोगों का सपना होता है, पूरा दमखम लगा देते हैं, लेकिन मनीष वर्मा ने इस्तीफा दे दिया आईएएस अधिकारी से। 18 साल की सर्विस के बाद इस्तीफा दे दिया, और जब मनीष वर्मा ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वो बिहार में जमे, जो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हो गए और मुख्यमंत्री के कई सारे कामों में हाथ बटाने लगे। एडिशनल एडवाइजर भी बनाए गए। जनता दल यूनाइटेड के भीतर उनकी धमक भी महसूस की जाने लगी। ये सब कुछ देखने को मिला, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को उन पर विश्वास कम होने की बजाय बढ़ता गया। आमतौर पे देखा गया कि नीतीश कुमार ने किस ब्यूरोक्रेट्स को पार्टी में लाया, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स को पार्टी में लाया, लंबे समय तक उनका रिश्ता चल नहीं पाया। आरसीपी सिंह के साथ कुछ दिन तक चला, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंचे, लेकिन वो रिश्ता जब टूटा तो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति से वो रिश्ता टूटा, क्योंकि नीतीश कुमार के भरोसे पर आरसीपी सिंह खड़े नहीं उतरे थे। मनीष वर्मा भी आरसीपी सिंह भी उनके गिरे जिले के, मनीष वर्मा भी उनके यूपी कैडर के थे आरसीपी। और मनीष वर्मा ने बिना सांसद या विधायक का या मंत्री का पद लिए आईएएस से भी वीआरएस ले लिया था। आरसीपी सिंह ने ऐसा नहीं किया था। आरसीपी सिंह तब जाकर के यूपी में लखनऊ जाकर के उन्होंने इस्तीफा सौंपा था, जब राज्यसभा नीतीश कुमार ने उनको कंफर्म कर दिया था। यानी ये क्या कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हो गया था। उसके पहले उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मनीष वर्मा ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। ठीक इसी प्रकार से आरसीपी सिंह की तरह ही पवन वर्मा लाए गए। इंडियन फॉरेन सर्विस के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, कई देशों में राजदूत रहे, कई किताबें उन्होंने लिखा है। पवन वर्मा भी नीतीश कुमार के भरोसे पर उस तरह से खड़े नहीं उतर पाए जिस प्रकार की व्यक्ति की नीतीश कुमार को काफ़ी शिद्दत से तलाश थी। आरसीपी सिंह निपट गए, पवन वर्मा निपट गए, ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते हुए भी एक प्रोफेशनल व्यक्ति को भी नीतीश कुमार लेकर के आए, नाम प्रशांत किशोर भी निपट गए। वो भी जनता दल यूनाइटेड के इकोसिस्टम में नहीं फिट बैठ पाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का पद दिया, लेकिन नहीं टिक पाए, और अब जाकर मनीष वर्मा लाए गए। यानी मीडिया या अलग अलग चैनलों पे जो ये अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो खबर चल रहे हैं, कई लोग उसमें कहते हैं कि मनीष वर्मा बिहार के भावी मुख्यमंत्री है। कई लोग कह रहे हैं कि मनीष वर्मा जनता दल यूनाइटेड में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। कई लोग ये भी कहते हैं मनीष वर्मा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे जेडीयू के। यानी प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की छुट्टी होगी। अब ये बात तो हमें नहीं पता कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार कौन सी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव
बहुत ज़्यादा अब दूर नहीं है, कभी भी चुनाव हो सकते हैं, समय पर भी चुनाव होगा, तब भी करीब 15-16 महीने बाद चुनाव है। तो उन परिस्थितियों के भीतर जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के भीतर मनीष वर्मा की भूमिका बहुत बड़ी होगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो नीतीश कुमार के, अमित शाह की भूमिका निभा सकते हैं नीतीश कुमार के साथ, जैसे नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह एक बेहद विश्वस्त व्यक्ति है, CR पाटिल एक बहुत विश्वस्त सिपा सलार है, ठीक उसी प्रकार से एक भूमिका मनीष वर्मा की हो सकती है नीतीश कुमार के साथ। लेकिन मनीष वर्मा को जो अलग अलग अखबारों में और अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो खबर होते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, CM के चेहरा बनाए जा सकते हैं या चुनाव के बाद CM बनाए जा सकते हैं, वो सब कुछ फिलहाल तो नहीं दिखाई देता, ये मुझे ऐसा लगता है। बाकी प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले थ्योरी को हम इसलिए भी नकार दे रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार और मनीष वर्मा एक ही बिरादरी से आते हैं, कुर्मी समाज से। और जो सामाजिक समीकरण कोई भी राजनीतिक दल से अगर साधता है आज के समय में, उसके भीतर अलग अलग सामाजिक समूह को प्रतिनिधित्व दे करके एक सामाजिक गुलदस्ता बनाने की एक, कहते हैं ना, कवायद होती है। प्रदेश अध्यक्ष का पद जदयू जैसे पार्टी में एक सांकेतिक पद ही होता है। वशिष्ठ नारायण सिंह को छोड़कर के उनके बाद कोई अथॉरिटी, कोई ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष बिहार जदयू को मिला नहीं। और उनकी ताकत भी इसलिए भी थी क्योंकि वो नीतीश कुमार के भरोसेमंद होने के साथ साथ नीतीश कुमार के पटना यूनिवर्सिटी में वो सीनियर भी रहे थे। तो दोनों ही चीज़ें उनके साथ थी कि अगर किसी का काम, अगर किसी को नीतीश कुमार से अगर मिलना है, नहीं मिल पाया तो वशिष्ठ नारायण सिंह से मिल लेता था। तो उनकी ये इतनी हैसियत उनके पास थी कि वो कार्यकर्ता या आम आदमी को ऐसा लगता था कि मेरा काम हो जाएगा। उमेश सिंह कुशवाहा का वो राजनीतिक कद नहीं था, स्वाभाविक सी बात। लेकिन यहीं पर मनीष वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस बात को हम खारिज करते हैं। वहीं दूसरी बात, मनीष वर्मा की अहमियत जेडीयू में कितनी है, तो जान लीजिए कि पहली बार बिहार के ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने के लिए, यानी बिहार की नौकरशाही के एक, कहते हैं ना कि नट को टाइट करने के लिए, एक ब्यूरोक्रेट समझ रखने वाला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवहारिक समझ, लोक प्रशासन और सामान्य प्रकाशन की रखने वाली व्यक्ति यानी नीतीश कुमार प्रशासन पे भी ध्यान रख सके, इसके लिए एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी के भीतर उनको इस ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। वो पूरा करेंगे इस बात को, स्वाभाविक है। RCP सिंह पहले इस काम को किया करते थे कि तब एक DMSP RCP सिंह की फरमान को नीतीश कुमार की फरमान मानते थे। तो उनकी ये भूमिका जनता दल यूनाइटेड के भीतर होगी। उसके आगे ये हो सकता है कि मनीष वर्मा विधानसभा का चुनाव लड़े या विधान परिषद जाए। उसके आगे की बात अगर करें तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सदस्य भी बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा अभी भी उनको वहाँ से अतिरिक्त परामर्शी के तौर पे, एडिशनल एडवाइजर के तौर पे। अब जो त्याग उन्होंने किया नीतीश कुमार के लिए, इस्तीफा देने के, BRS लेने के 6 साल के बाद पार्टी में उनकी औपचारिक एंट्री हो रही है। RCP सिंह की तरह से रिजाइन किया, तुरंत राज्यसभा के टिकट पहले से पड़ा हुआ। तो ये सारी बातें काफ़ी मायने रखती है कि बिहार की राजनीति में प्रतिबद्धता, लॉयल्टी, नेता के प्रति प्रतिबद्धता, पार्टी की प्रति प्रतिबद्धता कितनी मायने रखती है। तो मनीष वर्मा का एक राजनीतिक पहलू ये है। दूसरा राजनीतिक पहलू ये है मनीष वर्मा के कि आखिरकार एक बहुत ही कुशल, तेज तर्रार IAS ऑफिसर, किसी भी प्रकार के उनके ऊपर कोई तरह का आरोप अब तक तो कमदन नहीं लगा। जब तक आरोप नहीं लगा तब तक व्यक्ति को साफ सुथरा ही कहा जाता है। एक कुशल प्रशासक, बेहतर तेज तर्रार अधिकारी, साफ सुथरे अधिकारी रहे हैं। मनीष वर्मा जब राजनीति में आ रहा है तो जनता दल यूनाइटेड के इकोसिस्टम में वो किस धारा के व्यक्ति है, उस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे मनीष वर्मा की जेडीयू के इकोसिस्टम में एक अलग धारा की व्यक्ति माना जा सकता है। इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में आपको सबको पता है कि 2 तरह की धाराएं हैं। और ये 2 धाराएं कैसी है? एक धारा तो वो कि चूँकि बिहार की राजनीति में जेडीयू के साथ एक बहुत बड़ी राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से, कह सकते हैं कि अजीब तरह की स्थिति कहे या फिर कहे व्यवस्था कहे, राजनीतिक व्यवस्था, वो व्यवस्था बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए, या फिर उन ऐसे उत्पन्न हालातों से उत्पन्न ये स्थिति है जिसके भीतर जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती। बिहार के भीतर जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर कहे सेकुलर कैंप के साथ चुनाव मिलकर के ही लड़ना है। एक बहुत बड़ी सच्चाई होती है। जनता दल यूनाइटेड में जो 2 खेमे हैं, एक खेमा ये चाहता है
कि नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड जो उनकी पार्टी है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे। दूसरा खेमा ये चाहता है कि ये नीतीश कुमार सेकुलर खेमे के साथ जाकर राजनीति करे। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करने में नीतीश कुमार की दिक्कत ये कि ये भाजपा अटल अडवाणी वाली भाजपा नहीं है, ये सहयोगी दल को खा जाने वाली भाजपा है। महाराष्ट्र से लेकर के कई राज्यों के उदाहरण आपके सामने हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने में दिक्कत ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव किसी भी सूरत में जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनको सब्र नहीं है। ये सारी परिस्थितियां हैं और इन परिस्थिति के भीतर जनता दल यूनाइटेड को बीच का रास्ता निकाल कर 2015 से 24 आ गए, 9 सालों के भीतर आपने देखा या बिहार के सभी जनता देखा कि कभी इस खेमे के साथ तो कभी उस खेमे के साथ राजनीति करनी पड़ती है नीतीश कुमार को। विपक्ष परिवर्तन का दौर चलता है, कभी पलटासन बीजेपी करती है तो कभी पलटासन राजद करती है। नीतीश कुमार अथावत कुर्सी पे बने रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मनीष धारा कैसे हैं। इस धारा में संजय झारा जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों की हिमायती हैं, जिसके भीतर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम भी लिया जाता है, संजय झा और अशोक चौधरी का भी नाम लिया जाता है। और एक वहीं दूसरी धारा जिसमें ललन सिंह का नाम सामने आता है, जिसमें कुछ और नेता विजेंद्र यादव और कुछ नेता के और नाम लेते हैं कि वो चाहते हैं कि सेकुलर कैंप के साथ जेडीयू राजनीति करे। मनीष वर्मा के बारे में जो अब तक जो सामने जानकारी निकल के आती है वो यही है कि वो सेकुलर कैंप के साथ राजनीति करने के हिमायती माने जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ राजनीति करने के हिमायती नहीं माने जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक उसी प्रकार से क्या एंटीडोट के तौर पे मनीष वर्मा को लाया जा रहा है। अब ये बात नीतीश कुमार को ही पता होगा कि कौन सा किस तीर से को राजनीतिक शिकार कैसे करना चाहते हैं। मनीष वर्मा स्वाभाविक है, बिहार के प्रशासन में दखल पहले से वो बढ़ेगा ही। और ऐसे में बिहार में एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग पिछले 5-6 सालों में उनको कम से कम जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के इकोसिस्टम की हो चुकी होगी। यानी ये कहे कि स्थानीय भाषा में ये कहा जाए तो ठोक ठेठा करके कोई भी काम करना, यानी ठोक बजा करके राजनीति की समझ पहले से विकसित कर वो पार्टी में लाए जा रहे हैं। ऐसे में आज के दौर में मनीष वर्मा के बारे में जो कहा जाता है कि वो सेकुलर कैंप के साथ राजनीति के पक्षधर रहे हैं, पक्के तौर पे तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। न तो संजय झा नीतीश कुमार की राजनीति को डिक्टेट कर सकते हैं, न ही मनीष वर्मा डिक्टेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि आने वाले समय में संजय झा के तुलना में मनीष वर्मा की भूमिका जनता दल यूनाइटेड के डिसीजन मेकिंग के भीतर, निर्णय लेने की प्रक्रिया के भीतर बहुत बड़ी होने वाली है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जेडीयू के दशा और दिशा क्या होगी आने वाले समय में, ये तय करने में नीतीश कुमार के सबसे प्रमुख सलाहकार की भूमिका मनीष वर्मा के हाथ में जा सकती है। आरसीपी सिंह भी ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन वो बीजेपी के साथ संबंध बनाए रखने के हिमायती थे। मनीष वर्मा के बारे में ये बात बिल्कुल उलट रूप से कही जाती है। सेकुलर खेमे के वो हिमायती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने की हिमायती है या नहीं है, ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि आखिर को वो चाहते क्या। सब कुछ बिहार विधानसभा चुनाव जब भी सामने इस साल हो या अगले साल हो, जब कभी भी चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव, जनता दल यूनाइटेड की सीटों की संख्या 80 से 90, 95, 100 तक पहुंचाने की जो कोशिश है और कहां पर जाके अटकते हैं, यही नीतीश कुमार की राजनीतिक सफलता को तय करेगी। क्योंकि उनकी सीटों की संख्या यदि 80 से पार जाती है तो ये तय मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल की सीटों की संख्या 60 से नीचे आ जाएगी। और ये एक आदर्श परिस्थिति होगी कि सेकुलर कैंप के भीतर अस्थायित्व के साथ जनता दल यूनाइटेड राजनीति कर सके। मनीष वर्मा की भूमिका उसके बाद और भी बड़ी हो सकती है, किस रूप में होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन देखते रहिए, जनता दल यूनाइटेड के भीतर मनीष वर्मा की एंट्री एक छोटी घटना नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में पहले कदम के तौर पर देखा जा सकता है। नीतीश कुमार कई सारी कहते हैं ना राजनीतिक कार्ड अपने सीने में दबा करके बैठे हुए हैं और उनमें से एक मनीष वर्मा भी हैं। अब आने वाले समय में आप देखिए कि किस रूप में बाकी सारे कार्ड्स खुल करके सामने आते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।